हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग केमिस्ट्री का जो है सैंपल पेपर कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग सेक्शन डी जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हमारा जो है केस बेस्ड सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन में दिया गया है, जो पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को जो है हम लोग रीड करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन, चेरगॉव्स फॉर्मुलेट्स हिज रूल। ठीक है, चेरगॉव्स ने कुछ अपना फॉर्मुलेशन दिया हुआ है, उस पे जो है बात की गई है। मेनी पीपल्स बिलीव दैट जेम्स वॉटसन एंड क्रिक फ्रांसिस क्रिक डिस्कवर्ड डीएनए इन 1950s। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि बहुत लोग विश्वास करते हैं कि वाटसन और क्रिक ने 1950 में जो है दिया हुआ है अपना जो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जो हमारा डीएनए का था। पर इन रियलिटी, पर यहाँ पे दिया हुआ है, इन रियलिटी दिस इज नॉट द केस। रेदर डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द लेट 1860s। इन लेट 1860 में जो है डीएनए आइडेंटिफाइड किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्विस केमिस्ट फ्रेडरिक मिस्टर। ठीक है, then in the decade following Mister's discovery, that scientists, notably Fumus, Levin and Irving Chertoff, carried out the series of research efforts that revelated additional detail about the DNA molecule, including its primary chemical component and the way in which they joined with one another. Without the scientific foundation provided by these pioneers, Watson and Crick may never have reached in their groundbreaking conclusion. In conclusion of 1953, that the DNA molecule exists in the form of three-dimensional double helix। ठीक है, कुछ इसके बारे में समरी दिया गया है। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, Chergaff an Austrian biochemist, as his first step in this DNA research, set out to see whether there were any differences in DNA among different species. After developing a new chromatography method, paper chromatography method for the separation and identifying the small amount of organic material, Chertoff reads two major conclusions. First, nucleotide composition of DNA varies among species। तो जो आपके डीएनए जो होते हैं वो स्पीसीज टू स्पीसीज जो है वो वैरी करते हैं। और सेकंड पॉइंट दिया है, almost all DNA, no matters what organism or tissues type of it comes from, maintains certain properties even as its composition varies. In particular, the amount of adenine is similar to the amount of thymine। ठीक है, एक इसमें कंडीशन दिया हुआ है, एडेनिन जो है वो थायमिन के बराबर होगा, similar to thymine, and the amount of guanine approximate the amount of cytosine। और guanine जो होगा वो cytosine के ऑलमोस्ट बराबर होगा। इन द अदर वर्ड, द टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन का मतलब क्या हुआ कि आपके जो एडेनिन और ग्वानिन है उसको बोलेंगे प्यूरिन, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ pyrimidine, pyrimidine होते हैं आपके सिस्टीन और थायमिन, आर यूजुअली नियरली इक्वल। दिस कंक्लूजन इज नाउ known as Chertoff's rule. Chertoff's rule is now obeyed in some viruses. These either have single-strand DNA or RNA as their genetic material। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट इसके जो है क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, 1 मिनट,
यहाँ से हाइलाइटर ले लेते हैं और क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो है हाईलाइट। A segment of DNA has 10 adenine and 150 cysteine bases। तो क्वेश्चन में हमारा जो फर्स्ट दिया हुआ है, एडेनिन जो है हमारा वो कितना है 100 एंड सिस्टीन जो है हमारा वो 150 है। सिस्टीन जो है 150 है और एडेनिन हमारा 100 है। नेक्स्ट दिया हुआ है what is the total number of nucleotide present in the segment of DNA। ठीक है, टोटल अगर न्यूक्लियोटाइड की हम बात करें कि कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में होने के लिए डीएनए कंपोजिशन क्या होता है, जो डीएनए होता है इसमें होता है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। अगर हमारा अभी जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में दिया हुआ था कि एडेनिन हमारा थायमिन के बराबर है, तो एडेनिन जो है वो 100 है तो थायमिन भी हो जाएगा 100 एंड साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के बराबर था, साइटोसिन 150 है तो ग्वानिन भी हमारा 150 हो जाएगा। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें, टोटल न्यूक्लियोटाइड ये क्या होते हैं, सम ऑफ एडेनिन प्लस ग्वानिन एंड साइटोसिन प्लस थायमिन। ठीक है, यानी टोटल को हमने जो है सम कर देना है, तो हो जाएगा 100 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 150 और ये हो जाएगा 300 एंड प्लस 200 550। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 500। ठीक है, क्या लिखा हुआ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए के सेगमेंट में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है 500। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसकी तरफ आते हैं, उसमें पूछा क्या गया है उसको जो है पहले देख लेते हैं। लिखा हुआ है ए सैंपल ऑफ हेयर एंड ब्लड was found at Pusa। Scientists claim that sample belong to same species। How did the scientists arrive at this conclusion। यानी कि जैसे फॉरेंसिक में होता क्या है, जब कोई क्राइम हो जाता है वहां पे डीएनए कलेक्शन से ही सैंपल जो होता है उसका डीएनए कलेक्शन करते हैं, डीएनए से जो है देखते हैं कि कौन हमारा विक्टिम होगा। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि हेयर और ब्लड का सैंपल जो है दो साइटों पे है, दो जगह पे जो है हेयर और सैंपल का ब्लड पाया गया है। अभी हेयर एंड सैंपल का जो ब्लड होगा, और साइंटिस्ट ने कहा है कि ये जो है सेम स्पीशीज को बिलोंग कर रहा है। सेम स्पीशीज को बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ है कि इनके जो है जितने भी अभी डीएनए मैचिंग होगी, तो डीएनए यानी कि डीएनए में भी हम लोगों ने क्या देखा है, डीएनए में देखा है कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है, हमने डीएनए में देखा एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, यानी कि जितना न्यूक्लियोटाइड है दोनों सैंपल यानी ब्लड और हेयर का, जो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन यानी कि न्यूक्लियोटाइड, टोटल कंक्लूजन में अगर बोले कि न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, ठीक है, किसी भी डीएनए का जो है कंपोजिशन ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ डीएनए क्या हुआ है, सेम न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन ऑफ डीएनए। अगर जो भी हमारा डीएनए के कंपोजिशन क्या है, एटी, सीजी या जीसीएसएल, जो भी आप बोले। ठीक है, इसका कंपोजिशन, जो ये कंपोजिशन है वो सेम पाए गए। अगर सेम होंगे तभी वो बोल सकते हैं कि ये जो हमारा स्पीसीज है या फिर जो भी कोई विक्टिम रहा होगा, ये एक ही आदमी का ब्लड और उसके हेयर सैंपल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सैंपल ऑफ ए वायरस was treated and it was found to contain 20% एडेनिन। तो इसमें बताया क्या जा रहा है कि 20% एडेनिन, जिसको पहले हम लोग लिख लेते हैं कि एडेनिन कितना बताया जा रहा है 20%। 20% थायमिन, तो थायमिन भी हमारा 20% बताया जा रहा है। 20% ग्वानिन, ग्वानिन का भी जो है 20% बताया जा रहा है कि ग्वानिन भी है। ठीक है, नेक्स्ट पे दिया हुआ है एंड द रेस्ट इज साइटोसिन। तो साइटोसिन जो है जितना बचा वो पूरा हमारा क्या हो गया है, साइटोसिन हो गया है। तो अभी टोटल अगर देखें तो 20 + 20 + 20 हो गया 60, यानी बचा कितना हमारे पास 40। तो वो साइटोसिन हो गया। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा एडेनिन तो थायमिन के बराबर है, पर ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के बराबर नहीं। ठीक है, क्या है, एडेनिन तो हमारा जो बेस पेयर है ये जो है एडेनिन हमारा थायमिन के बराबर है, पर ग्वानिन हमारा साइटोसिन के बराबर नहीं है। देन नेक्स्ट लिखा हुआ है इट हैज जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस वायरस। फर्स्ट डीएनए डबल हेलिक्स, सेकेंड जो है ऑप्शन दिया हुआ है डीएनए सिंगल हेलिक्स, एंड थर्ड जो है आरएनए, एंड उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट डू इन्फर फ्रॉम दिस डाटा। इस डाटा से हम लोग क्या देख रहे हैं। तो देखो जो हमारा डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स में ये एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन ये सब क्या होंगे आपके सेम हो जाएंगे, पर जो भी हमारे बेस पेयर होंगे एडेनिन थायमिन ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, तो डीएनए के बेस पेयर क्या होते हैं पहले उसको लिख लेते हैं कि जो हमारा डीएनए है उसके बेस पेयर क्या है, एडेनिन थायमिन ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक, तो इसमें से पहले थर्ड ऑप्शन को देखते हैं कि आरएनए भी दिया गया है। तो आरएनए में बेस पेयर कौन सा होता है उसको देख लेते हैं। जो हमारा आरएनए होता है उसमें बेस पेयर होता है सिर्फ और सिर्फ जो साइटोसिन है, साइटोसिन को यहाँ पे यूरेसिल से रिप्लेस कर दिया जाता है। साइटोसिन की जगह पे क्या होता है उसमें यूरेसिल होता है। उसमें भी होता है एडेनिन थायमिन ग्वानिन, और साइटोसिन की जगह पे होता है यूरेसिल। तो इसमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था साइटोसिन, यूरेसिल दिया नहीं हुआ है, ये क्या है आरएनए तो नहीं है। ठीक है, तो थर्ड जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो हमारा क्लियर हो जाता है। अभी बचा डबल हेलिक्स एंड सिंगल हेलिक्स की बात। डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स की बात करते हैं। जब भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है तो डबल हेलिक्स होने के लिए एडेनिन हमारा थायमिन के बराबर होगा, अभी उसमें जो है पैराग्राफ में दिया हुआ था, और ग्वानिन हमारा साइटोसिन के बराबर होगा, पर ऐसा कंडीशन है नहीं। और कंडीशन हमारे पास क्या है यहाँ पे, एडेनिन तो थायमिन के बराबर है पर ग्वानिन साइटोसिन के बराबर नहीं है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि डबल हेलिक्स भी नहीं है। तो फिर बचा क्या है हमारे पास, ये क्या हो सकता है डीएनए सिंगल हेलिक्स हो सकता है। यानी कि इस कंडीशन से जब एडेनिन हमारा थायमिन के बराबर हो, ये तो हो गया कंडीशन डबल हेलिक्स के लिए कि एडेनिन थायमिन के बराबर हो और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर हो। पर अगर एडेनिन थायमिन के बराबर है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर नहीं है, या कोई भी एक पेयर, ठीक है, अगर एडेनिन थायमिन के बराबर ना होता ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता, कोई भी एक पेयर हमारा जो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे यानी इक्वल नहीं होंगे, तब क्या होगा, ये डीएनए का सिंगल हेलिक्स हो जाएगा। क्या होगा, डीएनए का सिंगल हेलिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन, how can Chernoff's rule to be used to infer that the genetic material of an organism is double helix or single helix? कैसे हम लोग उसको डिसाइड करेंगे कि जो अभी हमारा स्ट्रक्चर है वो स्पीसीज में वो डबल हेलिक्स है या फिर सिंगल हेलिक्स है? अभी हम लोगों ने क्या देखा है, डबल हेलिक्स के लिए क्या होना चाहिए? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि डबल हेलिक्स जो भी होगा हमारा डीएनए का, उसमें हमारा एडेनिन थायमिन के बराबर होना चाहिए और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होना चाहिए। एडेनिन ग्वानिन के बराबर होगा और साइटोसिन जो है वो हमारा थायमिन के बराबर होगा, तो बोलेंगे इसे ये क्या है, डबल हेलिक्स। ठीक है, इसे बोलेंगे डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। दूसरा कंडीशन कि अगर एडेनिन थायमिन के बराबर नहीं, ठीक है, और एडेनिन थायमिन के बराबर नहीं है, या और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर नहीं, ठीक है, दो में से कोई भी एक जो एक दूसरे के इक्वल अगर नहीं होंगे, एडेनिन थायमिन के बराबर नहीं होगा और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर नहीं होगा, तब बोलेंगे ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंगल हेलिक्स। क्या बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे इनको, सिंगल हेलिक्स ऑफ डीएनए, सिंगल हेलिक्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 32, ये भी हमारा जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसको जो है पहले डाटा को रीड करते हैं, देन जो है आगे बढ़ते हैं। पहले डाटा को रीड कर लेते हैं। दिया हुआ है, हेना इज investigating the melting point of different salt solution। ठीक है, ये हमारे सॉल्ट सोल्यूशन का दिया हुआ है, कितने ग्राम लिया गया है, 0.3 ग्राम, और दो सेट रीडिंग की, मेल्टिंग पॉइंट की रीडिंग की ली गई है। ठीक है, एक सेट और सेट दूसरा सेट। सी मेक द सॉल्ट सोल्यूशन यूजिंग 10 ml of water with a known mass of NaCl salt। ये NaCl salt के जो है दिए हुए हैं नोन मास, और जो वाटर हमारा यूज किया गया है वो यूज किया गया है 10 ml। सी पुट द सॉल्ट सॉल्यूशन इनटू अ फ्रीजर एंड लीव इट टू फ्रीज। लीव इट टू फ्रीज, फ्रीजर में रख दिया है, यानी कि फ्रीजर में रखने से क्या हुआ है, यहाँ पे एक चीज समझना है कि ये क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर का है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लिया कि किस चैप्टर का है, तो आधा क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही क्रैक हो जाता है, और फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्रैक कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो क्वेश्चन है हमारा वो है सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, फ्रीजर में रख दिया है, सी टेक्स द फ्रोजन सॉल्ट सॉल्यूशन आउट ऑफ द फ्रीजर एंड मेजर द टेंपरेचर व्हेन द फ्रोजन सॉल्ट सॉल्यूशन इज मेल्ट। यानी कि यहां से एक कंफ्यूजन और निकला, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यहां से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो एक चीज और समझ में आ गई कि हम लोगों को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करनी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका डाटा को देखते हैं। डाटा पॉइंट 3 पे रीडिंग -1.2 -1.2, सेकंड सेट में थोड़ा सा वेरी किया हुआ है, थर्ड का जो है 0.5 पे जब आए हैं हम लोग, तो यहाँ पे सडन जो है चेंज हो गया है सेकंड सेट ऑफ रीडिंग में, एंड देन फिर से स्टडी डिक्रीज हुआ है, एंड देन फिर से स्टडी इंक्रीज जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्नॉर्मलिटी जो है वो देखी जा रही है थर्ड रीडिंग पे, और थर्ड रीडिंग हमारी जो है वो 0.5 की है। इसके बाद इसके जो है क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, उस क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन में पूछा गया है one temperature in the second set of result does not fit the pattern. Which temperature is that? इसमें बताना है कि कौन सा सेकंड सेट में जो टेम्परेचर है वो फिट नहीं हो रहा है। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पे क्या स्टडी इंक्रीज हुआ है, देन सडन इंक्रीज हो गया, देन डिक्रीज हुआ है एंड देन फिर स्टडी इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो हमारे रीडिंग है, जो टेम्परेचर है वो -5.5 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? -5.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ऐसे टेम्परेचर बताइए जहां पे जो है सेट को पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसमें जो हमारी थर्ड रीडिंग आई है, जो थर्ड रीडिंग आई है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। जो हमारी थर्ड रीडिंग है वहां पे क्या देखा गया है कि 0.5 उसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.5, और 0.5 पे क्या हुआ है, टेम्परेचर -5.5 जो है वो डिग्री सेल्सियस वो एब्रप्टली यानी सडनली इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इंक्रीज करेगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेना कि ये रीडिंग हमारी रॉन्ग है। किस कारण से रॉन्ग है? बिकॉज इट शोज हाईएस्ट। अभी हम लोगों ने क्या बात किया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इट शोज हाईएस्ट इंक्रीज, हाईएस्ट नहीं कर सकते हैं, इट शोज सडनली इंक्रीज। ठीक है, तो या फिर हाई इंक्रीज ऐसे लिख सकते हैं, हाई इंक्रीज इन, किसमें इंक्रीज हो रहा है, डिप्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हमने शॉर्टकट में लिख दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में अचानक से जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैटर्न जो है वो हमारा ब्रेक हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोर्स एबनॉर्मल पैटर्न, सोर्स एबनॉर्मल पैटर्न। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि ये यहाँ पे क्या बात कर रहा था क्वेश्चन में कि ऐसा पॉइंट में बताना है कि जो हमारी थर्ड रीडिंग है, थर्ड रीडिंग, ठीक है, थर्ड रीडिंग की बात हो रही है। उस रीडिंग में क्या हुआ है, अचानक से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हुआ, माइनस में टेम्परेचर गया है, यानी कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमारा अचानक से इंक्रीज किया है। तो जिसकी वजह से पैटर्न जो हमारा वो एबनॉर्मल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड लिखा हुआ है, व्हाई डिड हिना कलेक्ट टू सेट ऑफ रिजल्ट। तो हिना ने जो है, हिना ने दो सेट, एक सेट तो ये हमारा है, एक सेट ये हमारा है। ठीक है, हिना ने दो सेट रीडिंग को क्यों कलेक्ट किया, तो दो सेट रीडिंग में से क्यों कलेक्ट की जाती है, दो सेट रीडिंग हमेशा कलेक्ट की जाती है ताकि हमारे डाटा में एरर कम से कम रहे। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि टू अवॉइड एरर इन द डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो क्या निकल गया पॉइंट हमारा, बी आंसर का, टू अवॉइड। हम लोग क्या किस लिए जो है दो रीडिंग ले रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, किसको अवॉइड कर रहे हैं, टू अवॉइड एरर्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इन डाटा कलेक्टिंग हैविंग क्लियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमारा डाटा जो है
to avoid error in data collections, to avoid error in data collection, to have क्लियर ऑब्जेक्टिव, यही हमारा जो है क्लियर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये भी जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी जो है देखते हैं। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे एग्जाम में, तो उनको थोड़ा सा जो है देख लेना कि जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है वहां से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन तो बन ही सकता है आसानी से जो है। यहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए, सिर्फ क्या जनरल नॉलेज आप लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ NaCl इफ Hina has used glucose, what would have been the melting point of the solution with 0.6 ग्राम ग्लूकोज इन इट। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि ये तो NaCl की सारी रीडिंग दी हुई, तो उसमें कह रहे हैं कि हमें डेल्टा टी ऑफ ग्लूकोज का, किसका डेल्टा टी ऑफ ग्लूकोज का निकालना है। डेल्टा टी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का डेल्टा टी ऑफ कब होगा, कितने पे होगा, वैल्यू जो है 0.6 ग्राम पे, 0.6 ग्राम पे ग्लूकोज की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम लोग जो है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं कि कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये होता है, क्या होता है, के ऑफ और इनटू वन हाफ फैक्टर। वही वन हाफ फैक्टर को यहाँ पे क्यों यूज किया है, क्योंकि NaCl जो है हमारा, उसको वाटर में डालेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होगा तो वो देगा 2 मोल ऑफ आयन। ठीक है, 2 मोल देगा आयन के, एक तो Na पॉजिटिव दूसरा Cl नेगेटिव, तो वहां पे I की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। पर इन केस ऑफ ग्लूकोज ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसके लिए जो I की वैल्यू होगी होगी 1, इसीलिए जो है वन फैक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड देन मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको और थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं कि K ऑफ इनटू I इनटू WB, ऐसे कर सकते हैं कि जो भी हमारा वेट था, किसका वेट था, सॉल्यूट का, अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्यूशन का जो भी वेट होगा इन ग्राम, ठीक है, इनटू 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे W की वैल्यू हम लोग रखे हैं न रखे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो NaCl को डिसॉल्व करने के लिए हमने क्या लिया हुआ है, 10 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 10 ml ऑफ वाटर लिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों में से काउंट हो जाएगा और कट जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है इग्नोर कर देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज जो है हम लोग लिख के जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं फॉर ग्लूकोज, फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए जो है पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्लूकोज के लिए क्या हमारा बनेगा। तो ग्लूकोज के लिए हमें डेल्टा टी एफ भी निकालना है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू के एफ इंटू, ठीक है, वेट, जो भी हमारा WB है, तो WB इसमें कितना दिया हुआ है 0.6 ग्राम हो गया, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो है लिखते हैं ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 180। ठीक है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 180, देन WA को वैसे ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंड देन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सपोज ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 हो गई है। देन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड फॉर NaCl। ठीक है, NaCl के लिए डेल्टा TF की वैल्यू जो है वो दी गई है। ठीक है, और डेल्टा TF की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.6 पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा वो दोनों में देख लेते हैं, तो -0.38 कितना दिया हुआ है, डेल्टा TF की वैल्यू 0.38 इज इक्वल टू, और यहाँ पे I की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, इनटू के ऑफ
इनटू, और 0.6 जो है वैल्यू हमने पुट कर दिया। देन अभी NaCl का जो वेट होगा वो कितना होगा, ठीक है, तो हम बता ही देते हैं, आप लोग जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर वेट जो है ये होता है 58.5, ठीक है, 35.5 जो आपका क्लोरीन पहुंच जाएगा, बाकी जो भी है वो सोडियम पहुंच जाएगा। एंड देन WA इनटू 1000, दो इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अभी दोनों इक्वेशन को क्या करें हम लोग, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। जैसे ही दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, KF से KF कट जाएगा, 0.6 से 0.6 कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, WA से WA कट जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा TF अपॉन -0.8 इक्वल्स टू, ये जो है ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 180, ठीक है। तो ये इतना जो है बन गया है। यहां से आप लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट जो है कैलकुलेट कर लेते हैं कि डेल्टा TF इक्वल्स टू इनटू -3.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 180, ठीक है। इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास तो कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो हम लोग फटाफट जो है, आप लोग जो है खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है आपको वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। क्लियरली जो है इंस्ट्रक्शन है कि कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.5 मल्टीप्लाइड विथ, ब्रैकेट लगा लिया, माइनस लगा लिया, 3.8 ब्रैकेट क्लोज कर लिया, और टोटल आ गया 1 मिनट, फिर से जो है कर लेते हैं इसको। क्या आया है, 58.5 मल्टीप्लाइड विथ 3.8 इक्वल आ गया 222.29, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड कर लें 360 से, तो डिवाइडेड बाय 360 देन इक्वल आ गया 0.61, तो हमारा जो आएगा वो -0.61, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, -0.61 डिग्री सेल्सियस। फटाफट जो है आंसर को लिख देते हैं। आंसर क्या आ गया, -0.61 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपका इतने डिग्री से ग्लूकोज जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, यानी कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ग्लूकोज का, -0.61 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रेडिक्टेड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1.2 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज एडेड टू 10 ml ऑफ वाटर, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आंसर को जस्टिफाई करना है, बहुत ही जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 1.2 ग्राम पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के, ठीक है। मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मोलैरिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अपने ग्राम, ठीक है, कितना ग्राम हमने सोल्यूट जो है वो लिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है 1.2 ग्राम का हमें निकालना है। तो अगर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देखें
तो क्वेश्चन में सिंपल सा दिया हुआ है कि जो हमारा 0.3 ग्राम है, 0.3 ग्राम का डिप्रेशन कितना है, 0.3 ग्राम का डिप्रेशन कितना है, डिप्रेशन जो है -1.9। तो 0.3 ग्राम डिप्रेशन इज 1.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिप्रेशन बोल दिया है तो इसका मतलब माइनस उसी में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, देन फिर अगर इसका डबल कर दें तो इसका डबल करने पे कितना हो जाएगा 0.6, और 0.6 पे इसका डबल किया तो ये हो गया 3.8। तो अगर 0.6 ग्राम के लिए डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन कितना है हमारा 3.8 डिग्री सेल्सियस। तो इसी कंक्लूजन से हम लोग देखते हैं 1.2 ग्राम के लिए, 1.2 ग्राम के लिए तो डिप्रेशन विल बी, डिप्रेशन क्या हो जाएगा, डिप्रेशन विल बी क्या हो जाएगा, डिप्रेशन 3.8 इंटू 2, कितना हो जाएगा 3.8 इंटू 2, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7.6 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 7.6 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा अगर 1.2 ग्राम सॉल्ट होगा और उसको 10 ml वाटर में जो है डिसॉल्व करेंगे तो हमारा जो डिप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 7.6, यानी कि जो हमारा वैल्यू हो जाएगी, अगर यहीं पे हम लोग ऐड कर दें 1.2 ग्राम के लिए जो वैल्यू हो जाएगी डिप्रेशन के लिए वो -7.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा -7.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस इन जो डिप्रेशन हो जाएगा 7.6 डिग्री के आसपास जो है वो हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सेक्शन जो हमारा डी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन ई को जो है वो देखेंगे। आई होप आप सबको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट करिए, हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।